दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है भौतिक के टॉप 30 प्रश्नों के साथ शुरू होता है, यानी फिजिक्स के टॉप 30 प्रश्नों के साथ शुरू हो रहा है। यह इस सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा इस सीरीज के 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और उस सीरीज में आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो उन वीडियो को भी देखना ना भूलें। तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। क्या भारी मात्रा में वृद्धि होने के कारण वह फ्यूज पिघल जाता है, ये आपको बताना है। तो धारा की ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होने के कारण वह फ्यूज पिघल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहे, इसलिए हमारा जो भी वीडियो आता है वह MCQs बेस्ड ही आता है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें एज अ टेस्ट के जरिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन डैश की क्रिया के कारण होता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके क्रिया के कारण होता है? तो यह होता है दृष्टि पटल में जब परिवर्तन हो जाता है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। सौर कुकर में उपयोग के लिए कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त होता है? यहाँ सौर कुकर की बात कही जा रही है, इसमें कौन सा दर्पण जो है सबसे उपयुक्त होगा? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। तो नेत्र में जो है प्रकाश की मात्रा, जब प्रकाश की मात्रा प्रवेश करता है तो परितारिका जो है इसे नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ ट्रांसफार्मर की बात कही जा रही है, यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अन्वयी प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। दीर्घ दृष्टि दोष व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितनी दूरी रखना पड़ता है? कितनी दूरी पर रखने से वह स्पष्ट पढ़ सकता है? सेंटीमीटर में यह, तो वह स्पष्ट दूरी है 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो वह कौन सा लेंस है जो आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो उस लेंस का नाम है अवतल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। किसी टेबल का भूतार निम्नलिखित में से किससे जुड़ा होता है? तो केबल का जो है भूतार किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो वह जुड़ा रहता है सादृश्य के फ्यूज से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति को डैश क्या नहीं होता है, क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। जब दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति हो, तो दीर्घ दृष्टि दोष से जब पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसे निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समीप की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। एक उत्तल दर्पण सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक, आभासी, अविवर्जित। तो ये आपको बताना है कि वास्तविक, आभासी, विवर्जित में से क्या बनाएगा एक उत्तल दर्पण सदैव प्रतिबिंब का आकार? तो यह बनाता है केवल आभासी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल दर्पण जो है केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11।
अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ अभिनेत्र लेंस की बात कही जा रही है। यह जो है रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ये आपको बताना है। तो यह जो है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। डायोप्टर डैश की इकाई है। डायोप्टर किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को डैश घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। कितने घंटों के भीतर निकाल लेने से वह नेत्र दान किया जा सकता है, ये भी आप जान लें। तो यह 6 घंटे के भीतर निकाल लेने से उसे बचाया जा सकता है, उस नेत्र को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। तो उस युक्ति को क्या कहा जाता है, तो उस युक्ति को कहा जाता है दृष्टकारी, यानी परिशोधक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ मानव नेत्र के अभिलेंस का जो है फोकस दूरी पतला हो जाएगा, तो उसकी जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ के बारे में बोला जा रहा है। तो वह क्या है, तो वह है ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो तांबे की तार का प्रतिरोध दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है। तो उसका प्रतिरोध जो है वो दुगुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने का एक साधन है। तो यहाँ डायनेमो की बात कही जा रही है, या किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। अति चालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। क्या शून्य होता है अति चालक का, ये आपको बताना है। तो अति चालक का जो है प्रतिरोध शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण में, ये आपको बताना है। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है। तो यहाँ घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बात बोला जा रहा है, यह किस पर आधारित है। तो यह आधारित है दाब विद्युत प्रवाह पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। तो द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। तो द्रवों में जो है चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल्य गति, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। जब घर के मेन स्विच को बंद किया जाता है तब वह वियोजित होता है। तो जब मेन स्विच बंद कर दिया जाए तब वह वियोजित हो जाएगा, केवल विद्युतमय तार को में जो करंट है वो पास नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो यहाँ तड़ित चालक बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो यह होती है कॉपर की, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो बहुलमापी का प्रयोग जो है वह धारा को भी मापने में किया जाता है, वोल्टता को भी मापने के लिए किया जाता है, और प्रतिरोध को भी मापने के लिए किया जाता है। ये यानी कि ये तीनों, यानी कि इस ऑप्शन का
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। तो बिजली के पंखे की गति हम लोग किसके माध्यम से बदलते हैं? तो यह रेगुलेटर के माध्यम से बदलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो ऊष्माधारिता किसकी अधिक है ये आपको बताना है। तो इसमें से ऊष्माधारिता जो है वह जल की अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। तो साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया के बारे में क्या है ये आपको बताना है। तो वह साबुनीकरण के कारण बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? तो टेप रिकॉर्डर को हम लोग जो है चुंबक के पास नहीं रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो यहाँ प्रकाश विद्युत सेल जो बदलता है वह किसको किस में बदलता है? तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी काफ़ी मात्रा में शेयर किया होगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।